Good morning, students. Today we are going to start a new topic, the central bank. The central bank in apex bank that control the of entries banking system of a country. यानी कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो कंट्री का अपेक्स बैंक होता है और ये जो अपेक्स बैंक होता है ये बैंकिंग सिस्टम के एंट्रीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है. It is the sole agency of the note issuing and the control the supply of money in the economy. यानी कि ये नोट भी इशू करता है और इकोनॉमी के अंदर क्या करता है, मनी की सप्लाई करता है. तो अगर सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन की बात की जाए कि सेंट्रल बैंक क्या है, तो सेंट्रल बैंक इज अपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री. जो इसके फंक्शन होते हैं वो इसी की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएंगे बेटा. कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है, नोट इशू भी करता है बैंक, और जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर उसको भी कंट्रोल करता है. इट सर्व एज ए बैंकर ऑफ गवर्नमेंट मैनेज द फॉरेक्स रिजर्व सिस्टम ऑफ ए कंट्री और आरबीआई इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, यानी कि ये कंट्री के अंदर क्या करता है, गवर्नमेंट का भी बैंक होता है और क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही जो अकाउंट्स होते हैं उनको मैनेज करने का काम किसका होता है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स के मैनेज करने का काम सेंट्रल बैंक का होता है. और इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो बेटा आरबीआई है और इसलिए जो है 1935 में बना था. अब इसके फंक्शन, तो फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन आता है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स. सेंट्रल बैंक क्या करता है, नोट इशू करता है. ठीक है, इसके लिए मैंने जैसे आपको लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि आरबीआई जो है वो नोट्स इशू करता है जिसके लिए वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो करता है. और मिनिमम रिजर्व सिस्टम मैंने आपको बताया था 200 करोड़ का है, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी होनी ज़रूरी. ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो करके इंडिया में आरबीआई क्या करता है, करेंसी इशू करता है. तो इसके अंदर भी यही चीज़ बताई गई है कि सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट, मोनोपोली राइट होते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक यानी क्या है, सेंट्रल बैंक के अलावा और कोई करेंसी इशू नहीं कर सकता है. ये चीज़ भी है कि जो करेंसी है वो सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू की जाती है, लेकिन साथ में ये भी याद रखना वो गवर्नमेंट के बिहाफ से करता है, लेकिन उसी को मोनोपोली राइट है. बाकी अदर किसी भी बैंक को ये राइट नहीं है कि वो करेंसी इशू करे. ठीक है, तो इसलिए उसको क्या है, इसे मोनोपोली राइट कहा जाता है, क्योंकि अदर किसी बैंक को भी ये राइट नहीं है. दिस इज़ कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, और इसी को हम क्या कहते हैं, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक कहते हैं. द नोटिस इशू बाय द सेंट्रल बैंक आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर. ठीक है, ये क्या है कि सेंट्रल बैंक द्वारा जो नोटिस इशू किए जाते हैं वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर. यानी कि ये जो करेंसी है जो आरबीआई द्वारा इशू की जाती है, अगर आप पेमेंट चाहें, जितनी चाहे किसी अदर को पेमेंट करना चाहिए उस टर्म में कर सकते हो. जैसे यहाँ पे कहने का मतलब लिमिटेड, एक होता लिमिटेड लीगल टेंडर, एक होता अनलिमिटेड लीगल टेंडर. तो इन दोनों का डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है और लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है. अगर आप करेंसी में जो आप करेंसी दे रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 रुपीज़ का जो कॉइन्स है वो क्या होते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं बेटा, क्योंकि उसमें एक लिमिट तक आप पेमेंट कर सकते हो, गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की जाती है, इस लिमिट तक आप क्या कर सकते हो, उसमें पेमेंट कर सकते हो. लेकिन जो पेपर करेंसी आरबीआई के द्वारा इशू की जाती है, क्योंकि आपको पता है क्वाइंस जो होते हैं और 1 रुपीज़ के जो नोट्स होते हैं वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं. ये लिमिटेड लीगल टेंडर माने जाते हैं, क्योंकि एक लिमिट के बाद जो है आप उसमें पेमेंट नहीं कर सकते हो. जैसे कि मान लो कि मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही, फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि मान लो कि 200 की अगर आपको पेमेंट करनी 200 रुपीज़ की, तो आप उसमें से गवर्नमेंट कहती है कि 50 रुपीज़ जो है आप 1 रुपीज़ के कॉइन्स में पे कर सकते हो. इसके बाद आपको पेपर करेंसी और अदर करेंसी में मतलब कॉइन्स में नहीं पेमेंट कर सकते वो. फिर आगे आप 10 रुपीज़ में या 50 रुपीज़ में या 100 रुपीज़ में ऐसे पेमेंट करोगे. ठीक है, तो जो 1 रुपीज़ के कॉइन्स होते हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर में आते हैं. लेकिन आरबीआई जो है वो है पेपर करेंसी इशू करता है, तो वो किस में आती है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर, यानी कि इससे आप जितनी चाहो उतनी पेमेंट कर सकते हो. ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है बेटा, अनलिमिटेड लीगल टेंडर इसको कहा जाता है.
नेक्स्ट है बेटा इसमें सेकंड फंक्शन, बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का भी बैंक है। सेंट्रल बैंक इज ए बैंकर एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का एज ए एजेंट के रूप में, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में और एज ए बैंकर के रूप में वर्क करता है आरबीआई गवर्नमेंट के लिए। अगर हम एज ए बैंकर की बात करें तो गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं, आरबीआई मैनेज द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड है एज ए एजेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट के लिए इट बाई एंड सेल सिक्योरिटी ऑन द बिहाफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ से सिक्योरिटी की सेलिंग एंड परचेजिंग करता है। और थर्ड चीज़ इसमें ये है एज ए एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी है, कोई पॉलिसी रेगुलेट करनी है मनी मार्केट से रिलेटेड, तो उसमें एज ए एडवाइजर के रूप में वर्क करता है आरबीआई। थर्ड फंक्शन है इसका बेटा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। तो इसमें क्या है कि बैंकर्स के एज ए बैंकर बैंक इट हैज़ ऑलमोस्ट द सेम रिलेशन विद द अदर बैंक इन ए कंट्री एज ए कमर्शियल बैंक हैज़ विद इट्स कस्टमर। जैसे कि 3 ऑब्जर्वेशन से ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो आरबीआई है वो एज ए सुपरवाइज़र का रोल करता है कमर्शियल बैंकों के ऊपर, यानी कि मनी जो क्रिएशन किया जाता है कमर्शियल बैंकों के द्वारा उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, आरबीआई का होता है। तो फर्स्ट इसमें ये बताया गया है सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड ऑफर लोन। कमर्शियल बैंकों की जो डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट करेगा और कमर्शियल बैंक उसको क्या करता है, लोन प्रोवाइड करेगा। जैसे हम पब्लिक जो होती है वो कमर्शियल बैंकों के पास जाती है लोन लेने के लिए, ठीक है। हम अपने डिपॉजिट कहाँ करवाते हैं, कमर्शियल बैंक में, और कमर्शियल बैंक हमें क्या लोन ऑफर करते हैं। वैसे ही कमर्शियल बैंक के पास जब एक्स्ट्रा डिपॉजिट एक्स्ट्रा मनी होती है तो वो कहाँ पे डिपॉजिट करवाते हैं, आरबीआई में। और आरबीआई क्या है, ज़रूरत के टाइम पे कमर्शियल बैंकों को लोन भी ऑफर करता है। सेकेंड पॉइंट है बेटा इसमें क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का मीनिंग क्या होता है, इट इज़ ए चेक क्लियरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड एट वन सेंटर टू ऑल द बैंक्स। जैसे आगे भी ये 6 नंबर का पॉइंट है, यहाँ पे हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे कि क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी भी आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड की जाती है कमर्शियल बैंकों को। और इसके बाद एज ए सुपरवाइजरी जैसे रोल प्ले कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सेंट्रल बैंक क्या करता है, इसके लिए सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो और एसएलआर दोनों ही डिटरमाइन करता है। द सेंट्रल बैंक चेंज सीआरआर और एसएलआर एज व्हेन दे रिक्वायर्ड। अगर उसे ज़रूरत है चेंज करने की तो सीआरआर और एसएलआर दोनों में ही क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। कल भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि सीआरआर क्या होती है, कैश रिजर्व रेशो। जितना बैंक के पास डिपॉजिट आता है उसके का कुछ परसेंट उसे आरबीआई को सेंड करना पड़ता है। एसएलआर क्या होता है, एसएलआर भी क्या है कि आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है, यानी कि जितना डिपॉजिट आया है कुछ परसेंट उसका बैंक को अपने पास भी रखना होता है एसएलआर के रूप में। ये आरबीआई के पास सेंड कर देते हैं कमर्शियल बैंक सीआरआर को, और एसएलआर जो होता है जिसे हम वॉलेट कैश कह रहे थे वो किसके पास रहेगा, कमर्शियल बैंक्स के पास रहता है। डिसाइड किसके द्वारा किए जाते हैं, सीआरआर और एसएलआर आरबीआई के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। अगर उसको आरबीआई को लगता है कि इसमें चेंज करना है, सीआरआर या एसएलआर को कम या ज़्यादा करना है, तो उसमें सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। नेक्स्ट बेटे इसका फोर्थ फंक्शन लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। इसमें क्या है कि अगर कमर्शियल बैंक्स फेल हो जाते हैं या कोई फाइनेंशियल एकोमोडेशन के कारण, तो फिर वहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा, कमर्शियल बैंक्स की हेल्प करता है। अगर मान लो कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, उस टाइम पे क्या करते हैं, लोगों का जो फेथ होता है वो बैंक पर से ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, बैंक में से अपना पैसा निकलवाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उस टाइम कमर्शियल बैंकों को क्या है, एडवांस पेमेंट की या मनी की रिक्वायरमेंट होती है। उस टाइम पे जो आरबीआई है वो किसका, कमर्शियल बैंक्स की हेल्प करता है, यानी कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट के रूप में भी वर्क करता है। सेंट्रल बैंक एडवांस लोन टू द सच बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ बाय ऑफरिंग द लोन टू द कमर्शियल बैंक इन सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी।
ठीक है। जब अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है या फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, उस टाइम पे सेंट्रल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक्स की हेल्प करता है। दैट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री डज नॉट सफ़र एनी सेटबैक और दैट मार्केट रिमेन स्टेबल। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक तो कंट्री के अंदर मनी मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहती रहे, दूसरा क्या है, जो बैंकिंग सिस्टम में है लोगों का जो फेथ है वो कम ना हो, यानी कि बैंकिंग सिस्टम को सफ़र करना ना पड़े। इसलिए भी क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है, वो आरबीआई से हेल्प लेते हैं। यानी कि आरबीआई क्या है, एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी कि जहाँ कहीं से भी हेल्प नहीं मिलती, लास्ट में आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक्स की हेल्प करता है। नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन भी आरबीआई है। फॉरेन रिजर्व्स आपको अगर चाहिए तो कहाँ से मिलेंगे, आपको आरबीआई से ही मिलेगी। इसके साथ ही साथ आरबीआई क्या करता है, मैनेज फ्लोटिंग का भी काम करता है। मैनेज फ्लोटिंग का बेटा मीनिंग ये होता है कि एक फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि 70 रुपीज़ के लिए अगर हम देंगे तो $1 मिलता है, यानी कि $1 के लिए हमें कितने रुपीज़ देने पड़ते हैं, 70 रुपीज़। वैसे ये चेंज होता रहता है, डेली अप डाउन होती रहती है इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर। तो मैं एग्जांपल के तौर पर ये मान लेती हूँ कि $1 के लिए कितने रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, 17 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। तो इसमें मेन चीज़ क्या है बेटा कि ये जो फ्लैक्चुएशन हो, जैसे कि ये 70 से 80 हो जाए या फिर ये 60 हो जाए, तो ये फ्लैक्चुएशन जो हो रही है ना, इसको मैनेज करना पड़ता है और इससे हम मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं। तो इस एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, यानी कि 70 के आसपास बनाए रखने के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। और इसका हमारा एक कंप्लीट प्रॉपर चैप्टर गिवन, हमारा चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कैसे आरबीआई मैनेज फ्लोटिंग करता है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको वो कंट्रोल करता है और स्टेबिलिटी लेकर आता है। इसमें कुछ यहाँ पॉइंट्स भी गिवन है। मैनेज फ्लोटिंग रेफर टू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद ए व्यू टू अचीविंग स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट फॉर द डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, फॉरेन करेंसी की सेल एंड परचेज करता है। नेक्स्ट है इसमें क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जो हमने यहाँ पर भी मैंने कहा था नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मीनिंग क्या होता है बेटा, जैसे कि हम मान लेते हैं आरबीआई जो है और हमारी इकोनॉमी में हमने अज्यूम कर लिए 2 बैंक हैं, ए बैंक और बी बैंक बेटा। अब बी बैंक को क्या करना है, ए बैंक को पैसे देने हैं, ठीक है। तो जितना बी बैंक को, तो बी बैंक क्या करेगा, चेक अपने बैंक के नाम का इशू करेगा और उसे आरबीआई के पास सेंड कर देगा। आरबीआई क्या करेगा, जो चेक है वो ए बैंक में शो कर देगा कि आपके इतने पैसे ए बैंक को दे दिए गए हैं। ऐसे ही अगर मान लो ए बैंक को देना है बी बैंक को, तो इसलिए ए बैंक भी क्या करेगा, अपना चेक अपने बैंक के नाम से इशू करेगा, आरबीआई को दे देगा और आरबीआई क्या कर देगा, उसे बी बैंक के अकाउंट में शो कर देगा। तो ये क्या है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें, ये तो कमर्शियल बैंकों का क्लियरिंग हाउस फंक्शन है। जैसे हम पब्लिक भी क्या करती है, जैसे आपने किसी से लोन लिया ए पर्सन से, ठीक है, अब आपको क्या करना है, वो लोन वापस करना है, तो आप क्या करते हो, चेक देते हो ना इसको, और वो क्या करता है, चेक को बैंक में ले जा के अपने अकाउंट में लगा देता है। तो ये क्या हो गया कि आपके अकाउंट से पैसे निकाल के किस में शो कर दिए गए हैं, जो ए पर्सन से आपने जिसने लोन लिया था उसके अकाउंट में शो कर दिए हैं। वैसे ही बैंक भी क्या करते हैं, जैसे कि पीएनबी ने लोन ले रखा है या पीएनबी ने एचडीएफसी से या किसी अदर बैंक से पैसे ले रखे हैं, तो पीएनबी पेमेंट करेगा तो पीएनबी बैंक क्या करता है, अपना चेक अपने पीएनबी के बैंक के नाम से इशू करेगा और वो आरबीआई को दे देगा। आरबीआई क्या करेगा, उस चेक को एचडीएफसी बैंक में लगा देगा। तो वो पैसे पीएनबी से के अकाउंट से डिडक्ट करके किसमें कहाँ पे शो कर दिए जाएंगे, एचडीएफसी बैंक के अकाउंट में। इसे कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन बेटा। ये आपकी इसमें एग्जाम्पल के थ्रू भी शो कर रखा है। सपोजिंग बैंक ए रिसीव ए चेक 10,000 ड्रॉन on बैंक बी एंड बैंक बी रिसीव ए चेक ऑफ 15,000 ड्रॉन ऑन बैंक ए। यानी कि एक को बैंक को क्या है 10,000 का चेक देना है और जो बी बैंक है उसको 15,000 जो ए बैंक से लेने हैं। यानी कि बी बैंक को जो ए बैंक है वो बी बैंक को 10,000 रुपीज़ दे रहा है, ठीक है। और जो मैंने उल्टा बता दी, इसमें क्या है कि जो
बी बैंक जो है वो ए बैंक को दे रहा है 10,000 का, और ए बैंक जो बी को देगा वो है 15,000 का। तो ये एक दूसरे को जो पेमेंट करनी है तो वो क्या करेंगे, चेक इशू कर देंगे अपने उससे बैंक के नाम से, और वो आरबीआई को दे दिए जाते हैं। और जिसका चेक जिसको जैसे ए को बी को करना है तो बी के अकाउंट में शो कर दिया जाएगा, बी को ए को देना है तो वो ए के अकाउंट में शो कर दिया जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो कंट्रीज़ में क्या करते हैं, मनी सप्लाई करते हैं, यानी क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। तो ये क्रेडिट क्रिएशन, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स को तो बेनिफिट होता है, अगर वो जितना लोन लोगों को या क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे उतना ही उन्हें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो कमर्शियल बैंक तो क्या करते रहेंगे, मनी सप्लाई को इंक्रीज करते रहेंगे। लेकिन मान लो इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो इससे क्या होगा बेटा, मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से लोगों के पास पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज होगी, अगर मान लो कि प्रोडक्शन इंक्रीज ना हो तो प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, तो इकोनॉमी में क्या आ जाएगा बेटा, इन्फ्लेशन आ सकता है। इसलिए क्रेडिट क्रिएशन को भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसके लिए आरबीआई क्या करता है, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है यानी कि प्राइस कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, या इकोनॉमी में डिफ्लेशन है या प्राइस कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसके लिए वो क्या करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, और इस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू वो क्या करता है, इन इकोनॉमी की इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये मॉनेटरी पॉलिसी में कौन से कंपोनेंट्स हैं ये हम आगे इसमें गिवन है वो डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी को। वैसे तो सीबीएसई ने मॉनेटरी पॉलिसी आपके सिलेबस में से इस चैप्टर में तो नहीं है, ये चैप्टर तो आपका यहीं तक है, डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक तक, जो सीबीएसई ने लास्ट ईयर 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया था, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी को हटा दिया गया था। ये मॉनेटरी पॉलिसी गिवन बेटा, ये तो इसमें हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे नॉलेज के लिए आपके, क्या पता कि आपकी बार सिलेबस रिड्यूस हो या ना हो, इंक्लूड कर दिया जाए, तो हम इसको बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला मेन डिफरेंस तो यही कि सेंट्रल बैंक इज़ द अपेक्स बैंक ऑफ ए कंट्री, ठीक है, और ऑल बैंक्स इन द कंट्री, ऑल कॉमर्शियल बैंक फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक। सभी कॉमर्शियल बैंक किसके कंट्रोल में काम करते हैं, सेंट्रल बैंक में, सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में। और कॉमर्शियल बैंक बेटा, कॉमर्शियल बैंक इज़ दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड ऑफर लोन टू द पीपल, यानी कि जो वो जनरल पब्लिक की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करे और उन्हें लोन ऑफर करे, वो कौन से बैंक हमारे बेटा, कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं। सेंट्रल बैंक नोट इशू कर सकता है, करेंसी इशू कर सकता है, लेकिन कॉमर्शियल बैंकों को ऐसा कोई भी राइट नहीं होता है। यानी कि द सेंट्रल बैंक रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी बिसाइड बीइंग द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, लेकिन एक कॉमर्शियल बैंक ओनली कॉन्ट्रीब्यूट टू द सप्लाई ऑफ मनी। कॉमर्शियल बैंक मनी सप्लाई यानी कि क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं, लोगों को लोन ऑफर या क्रेडिट ऑफर कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा उसको, उस लोन को, उस क्रेडिट को सेंट्रल बैंक उसे कंट्रोल करते हैं। कॉमर्शियल बैंक इज़ नॉट ए कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, जो फॉरेन रिजर्व्स हैं या फॉरेन करेंसी है उसका कस्टोडियन आरबीआई होता है। मैनेज फ्लोटिंग का काम भी किसका है, आरबीआई का है, सेंट्रल बैंक का होता है। कॉमर्शियल बैंकों को ऐसा कोई राइट नहीं है। सेंट्रल बैंक इज़ ए नोट इशूइंग अथॉरिटी, इट इज़ ए करेंसी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, बट ए कॉमर्शियल बैंक इज़ ए नोट इशूइंग अथॉरिटी। कॉमर्शियल बैंकों को कोई राइट नहीं है कि वो करेंसी इशू करें। द सेंट्रल बैंक फोकस ऑन ग्रोथ ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी, सेंट्रल बैंक जो फोकस करता है वो इकोनॉमी की ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करता है, लेकिन कॉमर्शियल बैंक का जो फोकस होता है बेटा वो प्रॉफिट के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये आज के लिए हम इतना ही करेंगे बेटा। ओके, हैव ए नाइस डे। क्वेश्चन जो आपको लिखने हैं इसके अंदर बेटा, एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ जो आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं बेटा। फंक्शन ऑफ द, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक या एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ आरबीआई, मीनिंग और इसके जो फंक्शन है वो आपको क्या करने हैं अपनी नोटबुक में पहले बेटा लर्न करना है, फिर नोटबुक में वो राइट डाउन करने हैं। ये नहीं कि उसको मतलब बुक में से आप उसको लिख रहे हो, एक बार आप इनको पढ़ना, पहले तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनना। कोई पॉइंट्स में अगर आपको डाउट है, क्लियर नहीं हो पाया है तो आप कभी भी बोल सकते हैं।
कभी भी उसके बारे में पूछ सकते हो। ठीक है, ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।